नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में बार बार व्यवधान हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही एक दिन भी ठीक से नहीं चल पाई। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था, जबकि सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ। बजट सत्र का दूसरा चरण विपक्ष की अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग और लोकतंत्र को लेकर लंदन में राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से माफी मांगने पर जोर देने के कारण हंगामे की भेंट चढ़ गई। संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की शिष्टाचार बैठक बुलाई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितता काल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी दिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्षी दलों के सांसदों ने वेल में आकर खूब हंगामा किया, जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला गुस्सा हो गए और विपक्षी सांसदों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, विपक्षी सदस्य सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं और सुनियोजित तरीके से कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात्रि तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। उधर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने गुरुवार को संसद का बजट सत्र संपन्न होने के बाद संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी जैसे समान विचारधारा वाले 14 विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। विरोध मार्च के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग उठाई और आरोप लगाया कि सरकार इस मामले पर बहस से बच रही है। एक कॉमन मुद्दा था कि अडानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है और अडानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी और सरकार से पैसा लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा। यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। विपक्षी दलों ने संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा लेकर मार्च किया। इसके बाद विपक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सपा सांसद ST हसन ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे। ST हसन हमारे साथ हैं, सपा सांसद। ST साहब, आज आप लोग तिरंगा मार्च कर रहे थे। हालांकि हमने देखा है कि कांग्रेस की अगुवाई में लगातार समाजवादी पार्टी हो या 16-17 जो राजनीतिक दल है वो साथ में आ रहे। क्या कांग्रेस की अगुवाई को, उसकी बानगी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? आप लोग चाहते हैं कि उनके साथ आगे बढ़े? देखिए, इस वक्त देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। एक आदमी जिस तरह के देश को लूट लिया, उसके खिलाफ जेपीसी बनाने की बात कर रहे थे, उसको शील्ड कर रही है सरकार। हम बीजेपी के खिलाफ जेपीसी नहीं बना रहे, ना हम सरकार के खिलाफ बना रहे, हम तो अडानी के खिलाफ बनवाने को कह रहे थे। सरकार क्यों नहीं बना रही? क्या शक आपको नहीं होता? कांग्रेस की अगुवाई को आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस एक बड़ा दल है,
डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जब तक रहेंगी हम साथ हैं, देश के लिए काम करेंगे हम साथ हैं, तिरंगे के सम्मान के लिए काम करेंगे हम साथ हैं। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पर आप लोग साथ हैं, उनकी अगुवाई पर भी आप लोग साथ आएंगे 2024 की अगर बात करें तो? ये मेरे बड़े नेता तय करेंगे। कहीं ना कहीं देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो फैसले नेता लोग करेंगे वो माने जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला बोला है, इशारा लाल टोपी यानी कि आप लोग की तरफ ही कहीं ना कहीं। क्या परिवारवाद होता है? मैं अगर पॉलिटिशियन हूँ या मैं डॉक्टर हूँ तो मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। आप प्रेस में आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा एक अच्छा एंकर बन जाए और आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके परिवार में जो काम होता है, कोई जो एक्सपोर्ट करता है तो बच्चे उसके एक्सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये सब जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि परिवारवाद। गांधी परिवार से अभी खड़गे जी ने बताया 1990 से कोई भी ना मंत्री बना ना प्रधानमंत्री बना, तो किस बात का परिवारवाद? तो ये एसटी हसन थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे परिवारवाद के मुद्दे पर, और आज विपक्ष लामबंद हुआ एक बार फिर से और एक साथ नजर आया। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उधर बजट सत्र के दूसरे भाग के अंतिम दिन विपक्षी दलों ने संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा लेकर मार्च किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वहां पर मौजूद रहे। इमरान प्रतापगढ़ी से हमारे सहयोगी रवि सराफ ने खास बातचीत की है, सुनिए। इमरान जी, आप लोगों का क्या मानना है कि सरकार ने सदन नहीं चलने दिया कि आप लोगों की भी कुछ भूमिका रही है? नहीं, हमारा मानना नहीं, हमने तो जो देखा है, हम भुक्तभोगी हैं कि सरकार ने सदन 1 मिनट भी नहीं चलने दिया। आगे बढ़ करके फालतू में सत्ता पक्ष ने नारे लगा करके सदन को स्थगित कराया, चेयर का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र को सड़क के बजाय संसद में भी कुचला। राहुल जी के नाम पर, राहुल जी की अगुवाई में क्या विपक्ष तैयार है? क्योंकि हमने देखा कि सारा विपक्ष आप लोग के साथ नजर। नहीं, अच्छी बात है कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है और इस एकजुटता से सरकार परेशान है। क्या कहना चाहिए? इमरान प्रतापगढ़ी हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली से देहरादून, असम से अंडमान निकोबार, मुंबई से मनाली तक पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी जश्न मना रही है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। तो बीजेपी के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ दिल्ली की तस्वीर तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर।
दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया, 44वां स्थापना दिवस। वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी बीजेपी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया और आज स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से स्थापना दिवस को मनाया है। तो ये दो तस्वीरें जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की। तो आज बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में देखिए 16 राज्यों की बात करें तो वहां पर सरकार है बीजेपी की, और ये तमाम अलग अलग मैप के जरिए हम जगह बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, आप देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इन 16 राज्यों में बीजेपी उपलब्धियां लेकर जन जन तक पहुंची है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। इसके अलावा नीचे आते हैं तो सिक्किम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, ये वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है। और अब आपको बताते हैं कि साल दर साल कैसे बीजेपी का जनाधार बढ़ता नजर आया। अटल और आडवाणी ने बीजेपी की नींव रखी थी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से ये कद बढ़ता गया, चुनौतियां भी आती गई, और अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से उन्होंने नींव रखी, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया। पहली बार 1984 में के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। 89 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। 91 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संख्या 85 से 120 तक पहुंची, यानी कि सीटों में इजाफा हुआ। पहली बार 1990 में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने 1991 में यूपी में सरकार बनाई। पहली बार 1996 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई, और 98 में दूसरी बार बीजेपी ने एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाई। तीसरी बार अगर बात करें तो 99 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई। उसके बाद सीधे 2014 में खाता खुला और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला। 19 की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की सरकार, जहां देश भर में बीजेपी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। तो 2 सीटों से लेकर 303 सीटों का ये सफर रहा है। तो ये भी देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि कब से कब तक कैसे कैसे ये सीटें, जिसमें इजाफा हुआ। 84 में 2 सीटें, और 89 में 85 सीट के बाद 120 सीट, फिर 182, 138, 116, 284, 303 सीटों का ये सफर अब जाके यहाँ पर कायम रहा है। और अब ऐसे में देखिए बीजेपी अध्यक्ष और उनके कार्यकाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि अभी तक का सफर किस तरह से तमाम जितने भी बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकाल रहा है, एक लंबा अनुभव उनका रहा है। और बीजेपी में जब काम किया है तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 86, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें 86 से 91 उनका कार्यकाल रहा। मुरली मनोहर जोशी 1991 से 93, लाल कृष्ण आडवाणी 93 से 98, कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000, बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 तक रहे, जन कृष्ण मूर्ति 2001 से 2002, वेंकैया नायडू 2002 से 4 तक, लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 5 तक रहे। राजनाथ सिंह की बात करें तो 2005 से 9 तक, नितिन गडकरी 2009 से 13, राजनाथ सिंह 2013 से 14, अमित शाह 2014 से 20 तक, जेपी नड्डा 2020 से अभी तक। इसके बाद बीजेपी का इतिहास भी हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के दूसरे अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी बने थे, और किस तरह से ये कुनबा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां जहांगीर में वीएचपी ने हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। हनुमान जयंती के मौके पर आज जहांगीरपुरी में विश्व हिंदू परिषद एक बड़ी शोभा यात्रा जो है वो निकाल रहा है। हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। हालांकि पिछले साल इसी जहांगीरपुरी में एक बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर छतों पर लोग खड़े होकर इस शोभा यात्रा को देख रहे हैं। काफ़ी भव्य ये शोभा यात्रा है। दिल्ली के अलग अलग कोनों से इस पूरी शोभा यात्रा में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, और थोड़ा सा आगे आकर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये शोभा यात्रा जो है वो अब आगे बढ़ रही है।
हाथों में झंडे बैनर लेके। ये बताइए आखिर पिछली बार जो यहाँ हिंसा हुई थी, इस बार की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा। यहाँ पर सुरक्षा पूरी करी गई है और प्रशासन के साथ है। यहाँ पर 100 सुरक्षा कर्मी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने अपने लगा रखे हैं, जो अपने सीक्रेट कोड के साथ में चल रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक ये यात्रा निकाल ली जाएगी, पर दूसरा समुदाय कुछ भी छेड़छाड़ी ना करे। कौन शामिल हो रहा है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस यात्रा? कपिल मिश्रा जी आ रहे हैं, जो हमारे सेलिब्रिटी हंसराज हज जी हैं, और विश्व हिंदू परिषद हमारे प्रांत के बड़े अधिकारी भी पहुँच चुके हैं। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी जो इंटरनली उनके सहयोगी हैं वो इस यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें हैं जहाँ पर भारी संख्या में ये जो देखिए हनुमान जी की मूर्ति को जो है पूरे रथ में सवार करके जो तमाम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और हनुमान भक्त हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर बात करें तो जहांगीरपुरी में हर बार जो हिंसा देखी जाती थी, इस बार शांतिपूर्वक तरीके से विश्व हिंदू परिषद हनुमान जी की यात्रा निकाल रहा है, शोभा यात्रा निकाल रहा है, जिसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। उधर लखनऊ के सुप्रसिद्ध श्री हनुमान सेतु मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बाबा नीम करोड़ी जी के सानिध्य में रह चुके श्यामलाल कपूर जी ने हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी से क्या खास बातचीत की है, सुनवाएंगे। हम इस समय लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में हैं। ट्रस्ट के सचिव दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं। दिवाकर जी, आज प्रभु श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किस तरह से तैयारियां की गई हैं और किस तरह से आज का महात्म्य है? आज का महात्म्य जो है, जो ये प्राकट्योत्सव है हनुमान जी महाराज का, और इस मंदिर से तो वैसे ही बरसों से हजारों लाखों की संख्या में भक्त जुड़े हैं, रोज ही आते हैं। और प्रति मंगल को 40-50 हज़ार भक्त आते हैं, बड़े मंगलों को 50-60-70 हज़ार भक्त आते हैं, देश विदेश से जुड़े हुए हैं। बाबा जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। हनुमान जी महाराज का स्वयं बाबा जी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी यहाँ पर, और आज से 70-80 साल पहले बाबा जी ने कहा था कि यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर बनेगा, धाम बनेगा, जहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने आया करेंगे। आज वो स्वरूप बाबा ने पूरी तरह प्रकट कर दिया है। हनुमान जी महाराज, बाबा जी महाराज यहाँ साक्षात विराजे हुए हैं। थोड़ा सा सर बाबा नीम करौरी के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। और कपूर साहब हैं, ये बाबा जी बाबा के साथ रहे, तो उनका एक सेवक रहा हो, उनके बारे में मैं क्या बताऊं? मेरी जिह्वा में वो शब्द नहीं है जो कुछ बता सकूं उनके बारे में। आप जब उनके साथ में थे, जब उनके दर्शन करते थे, किस तरीके की अनुभूतियां होती थी? मैं तब बालक था, 1942 में मैं उनके संपर्क में आया, जब मैं 11-12 साल का बालक था। मैंने उनको बाबा के रूप में तब नहीं देखा, न जाना, बस वो मुझे अपने साथ ले जाते थे जहाँ चलना होता था। लखनऊ में मैं उनके भक्तों के जाता था। धीरे धीरे वो यहाँ कुछ कर रहे थे जिससे कि मैं कुछ प्राप्त कर सकूँ। जब मैंने समझ पाया कि महान संत हैं, तब तक तो फिर सारी दुनिया में, सारे भारतवर्ष में उनकी धूम मच चुकी थी। चाहे वो स्टीव जॉब्स हों या मार्क जकरबर्ग, जब अपने कारोबार में, व्यापार में, जीवन में उनको परेशानी आई तो फिर वो बाबा नीम करौरी के दरबार कैंची धाम पहुंचे। उन्हीं बाबा नीम करौरी के द्वारा लखनऊ में स्थापित, उन्हीं के मार्गदर्शन से बना हुआ ये हनुमान सेतु मंदिर, जहां आज भक्तों के, उन्हीं के द्वारा स्थापित ये हनुमान सेतु मंदिर, जहां आज हनुमान जन्मोत्सव पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और बजरंग बली की जयकारे के साथ अपने दर्शन पूजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस के मुआयने के प्रवास के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर खजूरी चौक साइड से बागपत तक के मार्ग के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जनरल वीके सिंह, सांसद श्री मनोज तिवारी, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी मौजूद रहे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो दिल्ली से देहरादून जाने वाले जो एक्सप्रेसवे है उसका मुआयना कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि गडकरी जी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। 212 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को जो तैयार करके बनाया जा रहा है, इसकी बात अगर करें तो दिल्ली से 2 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। और ये जो पूरे निरीक्षण का काम है ये यहाँ पर नितिन गडकरी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और इसको धीरे धीरे जहाँ जहाँ से भी निरीक्षण का काम है, औचक निरीक्षण का, वो किया जा रहा है। 6 लेन का पूरा ये एक्सप्रेसवे है वो होगा, जिसको लेकर के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण पर निकले हुए हैं। जगह जगह पर रुक करके खुद वो तमाम जो इंजीनियर हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे इस एक्सप्रेसवे का तेज गति के साथ निर्माण हो जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, बागपत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।